चलिए, स्वागत है आप सभी का आरएनसीसी की लाइव क्लास के अंदर। तो आज की अपनी इस लाइव क्लास के अंदर अपन एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसमें अपने मैक्सिमम टॉपिक से एमसीक्यू लिए गए हैं, ठीक है। तो आप इसका अच्छे से आंसर दीजिएगा, आपका अच्छे से इसमें रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो 2 मिनट में अपनी जो क्लास है वो शुरू होने जा रही है। चलिए, शुरू करते हैं अपनी आज की क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। सभी जुड़ जाएंगे क्लास से। आज की क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें अपन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है आपसे, नर्व सप्लाई ऑफ द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल इज कॉन्स्टिट्यूट बाय ऑल एक्सेप्ट, ठीक है ना। इसमें से कौन सी नर्व है जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को नर्व सप्लाई नहीं देती है, ठीक है। चलिए बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। इनमें से कौन सी नर्व है जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को नर्व सप्लाई नहीं देती है, ठीक है। बताइए क्या रहेगा आंसर इसका, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका आंसर, ठीक है। हमेशा ऐसे याद रख ले अपन की 3, 4, 6 होती है वो सप्लाई करती है, ठीक है ना। तो उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। अगर 3, 4, 6 का आपको नाम पता है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको नाम नहीं पता है तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। चलिए, इसमें चारों ऑप्शन है वो कंफ्यूज करने वाले हैं आपको, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल आप इसका सही आंसर दे सकते हो, ठीक है। ए दे रखा है आपको ऑप्थेल्मिक नर्व, ठीक है ना। बी दे रखा है ऑक्यूमुलेटर नर्व, सी दे रखा है ट्रॉक्लियर नर्व, एंड डी दे रखा है एबिसेंट नर्व, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ऑक्यूलोमोटर नर्व कौन सी है। ऑक्यूलोमोटर थर्ड नर्व है, थर्ड क्रेनियल नर्व है, ठीक है। ट्रोक्लियर कौन सी है, ट्रोक्लियर फोर्थ क्रेनियल नर्व है। एंड एब्डुसेंट कौन सी है, एब्डुसेंट है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है, ठीक है। तो 3, 4 एंड 6 ये तीनों एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को सप्लाई करती है, मतलब ये करती है, ये करती है, ये करती है। लेकिन जो ऑप्थेल्मिक नर्व होती है वो आई मसल को सप्लाई नहीं करती है, ठीक है। उसके एक्शन के लिए सप्लाई नहीं करती है। जो ऑप्थेल्मिक नर्व होती है वो क्या होती है, सेंसरी ब्रांच होती है, वो मोटर ब्रांच नहीं होती है। ऑप्थेल्मिक नर्व होती है वो सेंसरी ब्रांच होती है, ठीक है। सेंसरी किसकी होती है वो अपन आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो सेंसरी फेस को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, ट्राइजेमिनल, ठीक है ना। तो ये ट्राइजेमिनल की ब्रांच होती है ऑप्थेल्मिक नर्व, ठीक है। चलिए, तो इसके अंदर आंसर क्या रहेगा अपना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा अपना ऑप्शन नंबर 1, ऑप्थेल्मिक नर्व, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, कौन सी नर्व है जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को सप्लाई नहीं करती है, ठीक है। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंसर है इसका ऑप्थेल्मिक नर्व। अगर इसमें आपको इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। लेटरल लेक्टस इज सप्लाइड बाय सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, ठीक है, LR6। लेटरल रेक्टस किससे सप्लाई हो रही है, 6 से सप्लाई हो रही है, ठीक है। LR6 याद रख लेना है, लेटरल रेक्टस 6, ठीक है। LR6 याद रख लोगे, बाकी वाला सारा याद रह जाएगा, ठीक है। अब 6 नर्व का नाम क्या है, ठीक है, एब्डुसेंट नर्व, ठीक है। उसके बाद में सुपीरियर रेक्टस से सप्लाई बाय फोर्थ क्रेनियल नर्व, ट्रोक्लियर नर्व, ठीक है। एंड ऑल ऑफ द रिमेनिंग एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल आर सप्लाइड बाय द ऑक्यूलोमीटर या थर्ड क्रेनियल नर्व, ठीक है। याद रह जाएगा, ओके। ठीक है, इसमें आंसर क्या रहेगा, इसमें ऑक्यूलर मोटर नर्व आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए,
तो अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है इसके अंदर। लेटरल एक्ट्रेस LR6 याद रख लेना है, सुपीरियर एक्ट्रेस SR है, SR4 याद रख लेना है, और बाकी रिमेनिंग है वो ऑक्यूलोमीटर या थर्ड क्रेनियल नर्व के द्वारा सप्लाई होगी। ठीक है, द ऑप्थेल्मिक नर्व इज ए ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व एंड इज प्योरली सेंसरी इन द नेचर। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ऑप्थेल्मिक नर्व किसकी ब्रांच है? ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है, और ये प्योरली सेंसरी होती है। ठीक है, बाकी सब बात करते हैं सिक्स्थ नर्व, फोर्थ नर्व एंड थर्ड नर्व, क्या होती है? मोटर सप्लाई होती है इनके अंदर, इसलिए एक्स्ट्राओक्युलर मसल का क्या करवाती है? मूवमेंट करवाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है काफी। ट्यूमर ऑफ द अनसिनेट प्रोसेस ऑफ द पेनक्रियास विल कंप्रेस विच आर्टरी। ठीक है, जो पेनक्रियास होता है, इस पेनक्रियास का ये क्या होता है? अनसिनेट प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं? अनसिनेट प्रोसेस कहते हैं। अगर इस जगह का क्या हो रखा है? ट्यूमर हो रखा है, ट्यूमर ऑफ द अनसिनेट प्रोसेस। तो यहाँ पे अगर ट्यूमर होगा तो किसको सप्रेस करेगा? ठीक है, किसको कंप्रेस करेगा उसके बारे में पूछा गया है। कौन सी आर्टरी कंप्रेस होगी या कौन सी वेसल कंप्रेस होगी? ठीक है, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? ट्यूमर ऑफ द अनसिनेट प्रोसेस ऑफ द पेनक्रियास विल कंप्रेस विच आर्टरी। ठीक है ना, चलिए ए दे रखा है आपको पोर्टल वेन, बी दे रखा है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, सी दे रखा है इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, एंड डी दे रखा है कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, आपको पता होगा ये लीवर होता है। ठीक है, लीवर से क्या निकलती है? पोर्टल वेन निकलती है। ठीक है, और यहाँ पे एक वेन दे रखी है, बाकी आर्टरी दे रखी है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी एंड कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या रहेगा? इसमें आंसर रहेगा अपना सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, बी आंसर रहेगा, क्योंकि इसके अनसिनेट प्रोसेस के रिलेशन में होती है ये, तो इसका क्या होगा? इसके कंप्रेशन रहेगा। ठीक है, ट्यूमर ऑफ द अनसिनेट प्रोसेस पेनक्रियास विल कंप्रेस सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंसर क्या है इसका? सुपीरियर मेजेंट्रिक आंसर है इसका। द सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी पासेस एंटीरियर टू द अनसिनेट प्रोसेस। ठीक है, चलिए ये अनसिनेट प्रोसेस है, इसके क्या होगा? एंटीरियरली कौन सी आर्टरी गुजरेगी? इसके एंटीरियरली सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी गुजरेगी। ठीक है, तो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी यहाँ पे एंटीरियरली रहेगी, तो उसका क्या हो जाएगा? जब यहाँ पे ट्यूमर होगा तो कंप्रेशन आएगा इस आर्टरी पे। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या रहेगा? सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसका पोस्टीरियर रिलेशन क्या होता है अनसिनेट प्रोसेस का? द अनसिनेट प्रोसेस पोस्टीरियर रिलेटेड विद आउटा। ठीक है, पोस्टीरियरली क्या होता है? आउटा होता है, एंटीरियरली क्या होता है? एंटीरियरली होता है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, तो इसमें अपन को क्या दे रखा है? सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी दे रखा है, तो वो अपन आंसर सही करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। वेयर इज द हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्रेजेंट्स इन द फीटल सर्कुलेशन? ठीक है, फीटल सर्कुलेशन की बात करें तो वहां पे हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अपन को कहां पे देखने को मिलेगी? कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताएंगे मुझे इसका आंसर क्या रहेगा। ए दे रखा है आपको सुपीरियर वेना कावा, बी दे रखा है आपको इंफीरियर वेना कावा, सी दे रखा है राइट वेंट्रिकल एंड डी दे रखा है आउटा। ठीक है, चलिए बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। ठीक है, अगर हार्ट की बात करें ठीक है, यहां से क्या आ रहा है अपने पास? एसवीसी आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है? आईवीसी आ रहा है। ठीक है, ये क्या है? राइट एट्रियम है, एंड ये क्या है? राइट वेंट्रिकल है। अब बात करें फीटल सर्कुलेशन की, तो वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा? ठीक है, वो आ जाएगा प्लेसेंटा से होते हुए अम्बिलिकल वेसल से। ठीक है, तो अम्बिलिकल वेसल्स का डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ रहेगा? इंफीरियर वेना कावा के साथ रहेगा। तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन किसमें मिलेगी? इंफीरियर वेना कावा। अब इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट अपन को किसमें मिलेगा? हाईएस्ट मिलेगा अपन को इंफीरियर वेना कावा के अंदर। ठीक है ना, चलिए आंसर इसका क्या है? आंसर इसका इंफीरियर वेना कावा। हाईएस्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा इज कैरिड थ्रू द fetus by the umbilical vein। ठीक है, which is the shunted to inferior vena cava। ठीक है, तो क्या होती है? आईवीसी जुड़ी हुई रहती है अम्बिलिकल वेन। इसका क्या होगा? आईवीसी के अंदर इन चारों ऑप्शन के कंपैरिजन में हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अपन को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए तो उसको अपन को सही करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ऐसा डायग्राम दिमाग के अंदर बना देना है। ठीक है, चलिए तो ये आईवीसी है, इससे क्या हो रहा है? अम्बिलिकल वेसल से
अम्बिलिकल वेसल्स से क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो इस कंडीशन में क्या आंसर हो जाएगा, इस कंडीशन में आईवीसी आंसर हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट कर लीजिए इसको, क्या रहेगा आंसर, इसका आंसर आईवीसी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेप्सिडीन किसको इनहिबिट करता है। अगर आपने, चलिए पहले आप आंसर दीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। हेप्सिडीन किसको इनहिबिट करेगा, ए दे रखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ कोबालामिन, बी दे रखा है ट्रांसफर ऑफ आयरन इनटू एंट्रोसाइट, सी दे रखा है फॉलिक एसिड सिंथेसिस, एंड डी दे रखा है रेस्पिरेटरी ऑक्सीडेज। ठीक है, बताइए किसको इनहिबिट करेगा हेप्सिडीन। हेप्सिडीन, इतना मैं हिंट दे देता हूं कि वो एनीमिया से रिलेटेड है, मतलब उसको अपन एनीमिया में पढ़ते हैं, ठीक है। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। जो भी आपका आंसर है लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर, या वो सही होगा या गलत होगा उसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करूं ऐसे एप्सिडीन, एप्सिडीन कहां बनता है, लीवर के अंदर बनता है, ठीक है। अब बात करें, चलिए मैं बात करता हूं, आप नहीं बता रहे हो कमेंट बॉक्स में, चलिए आपको शायद पता नहीं होगा इसके बारे में। हेप्सिडीन होता है वो क्या करता है, हेप्सिडीन वो होता है वो आयरन के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है, ठीक है। चलिए, जब मैंने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आपको पढ़ाया था तब इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बताया था मैंने कि हेप्सिडीन होता है वो क्या करता है, हेप्सिडीन आयरन को ट्रांसफेरिन में ट्रांसफर होने से रोकता है, मतलब एंटेरोसाइट्स पे इनिबिट कर देता है आयरन के ट्रांसफर को, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर तो रहेगा ट्रांसफर ऑफ आयरन इनटू एंटेरोसाइट, ठीक है। तो जो इंटेस्टाइन की एंटेरोसाइट्स होती है वहां पे इसका ट्रांसपोर्टेशन ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट करने वाला प्रोटीन होता है उसको हेप्सिडीन आके इनिबिट कर देता है, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है उसको हेप्सिडीन आके इनहिबिट कर देता है, ठीक है। चलिए, जब इनहिबिट कर देगा तो बॉडी के अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर ट्रांसफेरिन के अंदर जो ट्रांसफेरिन प्रोटीन होगा उसके अंदर आयरन नहीं आ पाएगा। जब ट्रांसफेरिन के अंदर आयरन नहीं आ पाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ट्रांसफेरिन का काम क्या होता है, इंटेस्टाइन से मैरो और मैक्रोफेज लीवर वगैरह को आयरन का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। मैरो के अंदर ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, बहुत से जो भी स्टोरेज साइट है वहां पे ट्रांसपोर्ट करना। तो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होता है, ठीक है, ट्रांसफेरिन प्रोटीन होता है। उस ट्रांसफेरिन प्रोटीन पे क्या होता है, आयरन के रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, आयरन से बाइंड होने के लिए रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो अगर हेप्सिडीन आएगा तो वो क्या करेगा, इसके ट्रांसफर को रोक देगा, ठीक है। जीआईटी के अंदर क्या होगा, ये जो एंट्रोसाइट होगी उससे ट्रांसफेरिन में आने से रोक देगा, ठीक है। ट्रांसफेरिन में आने के लिए एक प्रोटीन चाहिए होता है, उस प्रोटीन को क्या कर देगा, ये इनहिबिट कर देगा। जब हेप्सिडीन इसको इनहिबिट कर देगा तो क्या होगा, ट्रांसफेरिन के ऊपर आयरन नहीं आ पाएगा, और उस कारण क्या हो जाएगा, मैरो तक आयरन नहीं पहुंच पाएगा। तो अपने बोन मैरो की लगेगा कि अपने बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो रही है, ठीक है। जब आयरन पर्याप्त मात्रा में मैरो में नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन सही नहीं बन पाएगा, ठीक है। और हीमोग्लोबिन सही नहीं बनेगा तो क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या आंसर रहेगा, बी आंसर रहेगा। कंफ्यूज नहीं होना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कोबालामिन का हेप्सिडीन से कोई लेना देना नहीं है, फॉलिक एसिड सिंथेसिस का भी कोई लेना देना नहीं है, और रेस्पिरेटरी ऑक्सीडेज का भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए, हेप्सिडीन की बात करूं, एक एनीमिया के अंदर टाइप होता है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीजेस, ठीक है। कोई क्रोनिक डिजीजेस होती है उनके अंदर क्या होता है, हेप्सिडीन का लेवल बढ़ जाता है, और हेप्सिडीन का लेवल बढ़ने के कारण बॉडी के अंदर आयरन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में एनीमिया होने का कारण क्या होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ हेप्सिडीन, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट थे हेप्सिडीन से रिलेटेड, वो अपने डिस्कस कर लिए हैं। तो आंसर क्या रहेगा इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या रहेगा, ट्रांसफर ऑफ आयरन इनटू एंटेरोसाइट, ठीक है। चलिए, ये आपको दिखा रखा है एक्सप्लेनेशन, ट्रांसफर ऑफ आयरन इनटू एंटेरोसाइट्स, ठीक है। आंसर रहेगा हेप्सिडीन इज एन आयरन मेटाबॉलिज्म रेगुलेटरी हार्मोन दैट इनहिबिट द आयरन एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ आयरन इनटू एंटेरोसाइट। अब ये तो अपन ने हेप्सिडीन के बारे में देख लिया, उसके बाद में आयरन के एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो विटामिन सी होता है, वो क्या करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ये तो अपन ने सुन रखा है, वो कैसे बढ़ाता है वो देखते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड फॉर्म्स सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद आयरन एंड रिड्यूसेस आयरन फ्रॉम द फेरिक टू द फेरस स्टेट, ठीक है। तो Fe+3 से Fe+2 में ले आता है, ठीक है, देयर बाय एनहेंसिंग आयरन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो Fe+2 में अगर आयरन होगा तो उसका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, उससे कोई
ट्रांसपोर्टर की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अगर इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन ल्यूमन के अंदर Fe+3 फॉर्म में है तो उसको ट्रांसपोर्टर की जरूरत रहेगी, लेकिन अगर Fe+2 फॉर्म के अंदर है तो बिना ट्रांसपोर्टर वो सीधा एंटेरोसाइट्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो उसके लिए विटामिन सी काम करता है। ठीक है, विटामिन सी अपन ने देखा था एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या कर देगा, Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट कर देगा, और +2 भी जितना ज्यादा होगा वो ज्यादा ब्लड के अंदर पहुंचेगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो Fe+3 से Fe+2 में कन्वर्ट कर रहा है जीआईटी के अंदर, वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, चाहे विटामिन सी हो या कोई और सब्सटेंसेस हो। ठीक है, चलिए, तो ये क्या करेगा, एनहेंसिंग आयरन एब्जॉर्प्शन, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को घटा देते हैं, तो आप सुन के शॉक हो जाएंगे थोड़ा। उसका आंसर एक टेनिन भी आता है। ठीक है, इंडिया में लोग चाय पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। चाय के अंदर क्या होता है, टेनिन होता है, टेनिक एसिड होता है। ठीक है, प्रेजेंट इन द टी फॉर फ्रॉम इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद आयरन एंड लोअर इट्स एब्जॉर्प्शन। टेनिन क्या कर देता है, एक आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होने के कारण वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए, तो टेनिन क्या करता है, इसका एब्जॉर्प्शन कम करवाता है। और कौन कौन से फैक्टर जो इसका एब्जॉर्प्शन कम कराएंगे, जैसे फाइटेट हो गए, ऑक्जिलेट हो गए। ठीक है, फाइटेट, ऑक्जिलेट, और क्या हो जाएगा, कैल्शियम, कैल्शियम भी इसका एब्जॉर्प्शन कम करवाता है। ठीक है, अगर दोनों साथ में दोगे तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और एल्कलाइन पीएच, एसिडिक पीएच होती है वो हेल्प करेगी, तो एल्कलाइन पीएच ज्यादा रहेगी तो उसमें एब्जॉर्प्शन कम रहेगा। ठीक है, चलिए, ये कुछ फैक्टर है जो क्या करते हैं, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, तो इसमें टेनिन भी आपको याद रख लेना है इनके साथ साथ में। ठीक है, चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, मुझे बताएंगे आप बिलिरुबिन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं बिलिरुबिन को मेजर करने के लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिलिरुबिन इन सीरम कैन बी मेजर्ड बाय, ए इधर का वांडेनबर्ग रिएक्शन, बी इधर का अपन को एलरिच रिएक्शन, सी इधर का अपन को सिलिंसगर्स रिएक्शन, एंड डी इधर का है फाउचेट्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहेगा, बिलिरुबिन के रेस्पेक्ट में जब भी क्वेश्चन आए आपको एक नाम याद रखना है, उसके डिटेक्शन के लिए क्या करते हैं, कौन सी रिएक्शन होती है, कौन सा टेस्ट होता है, बताइए, सबका आंसर आना चाहिए इसके अंदर। बिलिरुबिन के रेस्पेक्ट में बिलिरुबिन को मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। उसका नाम क्या है, उसका नाम है वांडेनबर्ग रिएक्शन। ठीक है, चलिए, ये नाम आप बिलिरुबिन के साथ ऐड कर दीजिए हमेशा के लिए। ठीक है, वांडेनबर्ग रिएक्शन होती है, उसके द्वारा क्या करते हैं अपन, सीरम बिलिरुबिन को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर ए रहेगा, बाकी ऑप्शन के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। ए ऑप्शन क्या है, वांडेनबर्ग रिएक्शन। ठीक है, चलिए, एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। बिलिरुबिन इज मोस्ट कॉमनली डिटरमाइंड बाय द वांडेनबर्ग रिएक्शन इन विच डाई एजोटाइज सल्फेनिलिक एसिड रिएक्ट विद बिलिरुबिन टू फॉर्म रेड एजोडी पायरोल्स। ठीक है, क्या बनाता है, रेड कलर का एक कंपाउंड बनाता है, वो क्या होता है, एजोडी पायरोल्स होता है। ठीक है, चलिए, तो ये होती है वांडेनबर्ग रिएक्शन होती है। इसके अंदर क्या होता है, डाई डाइएजो कंपाउंड यूज लिए जाते हैं। ठीक है, और क्या बनता है, रेड एजोडी पायरोल्स बनता है। इतना याद नहीं रखना है अपन को, सिर्फ याद रखना है बिलिरुबिन के अंदर कौन सी रिएक्शन की जाती है, वांडेनबर्ग रिएक्शन की जाती है। ठीक है, चलिए, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 का रिचेस्ट सोर्स क्या रहेगा, सभी आंसर देंगे इसका। ये मैं पढ़ा चुका हूं कई बार आपको। ठीक है, विटामिन B12 के रिस्पेक्ट में बता चुका हूं आपको, उसके सोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, सोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन B12। ए दे रखा आपको मीट, बी दे रखा है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सी दे रखा है कॉर्न ऑयल, एंड डी दे रखा है सल्फर ऑयल। जब मैंने विटामिन B12 पढ़ाया था तब मैंने एक बात बताई थी कि नॉन वेज डाइट के अंदर क्या होता है, नॉन वेज डाइट के अंदर हमेशा विटामिन B12 ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेजिटेरियन डाइट। ये मैंने जो पढ़ाया तब अच्छे से बताया था आपको कि जब नॉन वेजिटेरियन डाइट का आपको ऑप्शन दे रखा हो और उसमें सबसे बेस्ट क्या रहेगा, सबसे बेस्ट मीट रहेगा। ठीक है, तो रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12 इज मीट। ठीक है ना, चलिए, तो इसमें आपको रिचेस्ट सोर्स के रेस्पेक्ट में याद रख लेना है, क्या आंसर रहेगा, ए आंसर रहेगा, मीट आंसर रहेगा। ठीक है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12 साइन कोबाल में। ठीक है, चलिए, बाकी क्या है, सारे वेजिटेबल सोर्स है। नॉन वेजिटेबल सोर्स में क्या होता है, विटामिन B12 ज्यादा होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जिसमें लगभग मैंने सारा विटामिन B12 कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, आंसर क्या है,
ठीक है, आंसर क्या है? आंसर है इसका मीट है। विटामिन बी 12 इज नेचुरली फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फिश, मीट, पोल्ट्री, एग, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, इनके अंदर क्या मिलता है? विटामिन बी 12 मिलता है। ये आपको ये लाइन अच्छे से याद रख लेनी है विटामिन बी 12 के रेस्पेक्ट में। इसके सोर्स सारे बता रखे हैं इसके अंदर। विटामिन बी 12 नेचुरली कहाँ मिलेगा अपन को? एनिमल्स या नॉन वेजिटेरियन सोर्स के अंदर। ठीक है, जैसे फिश हो गई, मीट हो गई, पोल्ट्री, एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, अब कुछ टाइप होते हैं साइनोकोबालामिन के। ठीक है, कोबालामिन के कुछ टाइप होते हैं, अगर ओरल थेरेपी में कैसे देना है, पेरेंटल में कैसे देना है, ठीक है, और इसकी स्टोरेज फॉर्म कौन सी है, तो इन सब के बारे में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी अपन साथ साथ में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ओरल प्रिपरेशन जब भी होगी उसके अंदर कौन सा कोबालामिन यूज होता है? ओरल प्रिपरेशन के लिए साइनोकोबालामिन यूज होता है। ठीक है, ये आपको लिख रखा है, साइनोकोबालामिन ओरल प्रिपरेशन इन दिस फॉर्म। ठीक है, ओरल प्रिपरेशन जब भी आएगी तो उसके अंदर सबसे कॉमनली क्या यूज लिया जाएगा? साइनोकोबालामिन यूज लिया जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोक्सीकोबालामिन इंजेक्टेबल प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इंजेक्टेबल प्रिपरेशन के लिए क्या होता है? हाइड्रोक्सीकोबालामिन होता है। ओके, अब मैं बात करूं कि स्टोरेज फॉर्म कौन सी होती है। ठीक है, एक तो अपन देते हैं कि ए, डी, ई के क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं और ये स्टोर होते हैं। लेकिन बात करूं मैं कोबालामिन की, ये वाटर सॉल्युबल होते हुए भी स्टोरेज होता है, क्योंकि इसके अंदर कोबाल्ट के कारण कुछ फीचर होता है स्टोर होने का। ठीक है ना, कोबाल्ट के कारण कुछ फीचर आ जाता है स्टोर होने का, इसलिए ये स्टोर भी होता है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताया कि कौन सी फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो मेजर स्टोरेज फॉर्म इज एडिनोसिल कोबालामिन। ठीक, क्या स्टोरेज फॉर्म है? एडिनोसिल कोबालामिन। ठीक है, चलिए, और स्टोरेज कहाँ होता है? जहां मैक्सिमम सभी विटामिन का होता है, लीवर के अंदर होता है। ठीक है, एक नाम आता है मिथाइल कोबालामिन। अब मिथाइल कोबालामिन क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट फॉर्म होती है इसकी। ठीक है, दिस इज द मेजर फॉर्म सीन इन द ब्लड सर्कुलेशन एज वेल एज साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये क्या होती है? इसकी एक्टिव फॉर्म कह सकते हैं अपन। ठीक है, जब आप आगे कहीं पढ़ोगे तब आप एक नाम सुनोगे, वन कार्बन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मतलब एक कार्बन का ट्रांसपोर्ट करना एक से दूसरे पे। ठीक है, तो यहाँ पे कोबालामिन का मेन फंक्शन क्या होता है? मिथाइल को ट्रांसफर करना। ठीक है, ये क्या करता है? जो फॉलिक एसिड होता है उसको क्या करता है? मिथाइल ट्रांसफर करता है, और इस तरीके से फॉलिक एसिड में और साइनोकोबालामिन में एक लिंक बनता है। और हमेशा आपको डेफिशिएंसी में लगभग साथ देखने को मिलते हैं, और थेरेपी में भी आपको दोनों साथ में देने पड़ते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर लिंक होता है आपस में। जब मिथाइल कोबालामिन होगा तब क्या हो जाएगा? टीएचएफ से मिथाइल टीएचएफ बन पाएगा। ठीक है, ये थोड़ा डीप हो जाएगा आपके लिए, लेकिन इतना याद रख लेना है कि इस तरीके से इनका लिंक होता है। ठीक है ना, जो टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है उसको मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होने के लिए मिथाइल ग्रुप चाहिए होता है। वो कौन देता है? वो साइनो को मिथाइल कोबालामिन देता है। ठीक है ना, तो मिथाइल कोबालामिन क्या होता है? एक्टिव फॉर्म होता है, और ये वन कार्ब मेटाबॉलिज्म के अंदर यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विटामिन बी 12 इज जनरली नॉट प्रेजेंट इन प्लांट फूड। ये लाइन भी आपको अच्छे से याद रख लेनी है। ठीक है, आप प्लांट फूड का आप आंसर दे रहे हो, वो अपन को नहीं देना है बी 12 के रेस्पेक्ट में। विटामिन बी 12 इज जनरली नॉट प्रेजेंट इन प्लांट फूड, बट फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स are a readily available source of vitamin B12 with high bioavailability for vegetarians। ठीक है, अब सब कहते हैं कि सब सोच रहे हैं कि नॉन वेजिटेरियन डाइट के अंदर रिच है। ठीक है, तो वेजिटेरियन क्या सब के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी? नहीं, वो मिल्क है, मिल्क के द्वारा विटामिन B12 ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरे जो फोर्टिफाइड फूड होते हैं। ठीक है, जैसे फोर्टिफाइड फूड के अंदर क्या किया जाता है? आर्टिफिशियली विटामिन B12 को ऐड कर दिया जाता है, फूड फोर्टिफिकेशन कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से वेजिटेरियन के लिए विटामिन B12 अपन उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये लाइन भी याद रख लेनी है। प्लांट सोर्स के अंदर नॉर्मली अपन को विटामिन B12 नहीं देखने को मिलता। अब नीचे दे रखा आपको रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12। ये दे रखा है, सॉरी, रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12 इज बीफ, लिवर एंड चिकन। ठीक है, तो मांस का हो गया यहाँ पे, फिश एंड सेलफिश सच एज ट्रॉट, सालमन, ट्यूना फिश एंड क्लैम्स। ठीक है, चलिए, और क्या हो जाएगा? फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स एंड लो फैट मिल्क, योगर्ट, चीज एंड एग्स। तो ये क्या हो जाएंगे? इसके रिच सोर्स हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है विटामिन B12 का फंडा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
ओके, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा क्लिनिकल बेस्ड है। A 30-year-old woman present with thyroid swelling. On investigation, her TSH level are found to be elevated. Post-operative reports showed lymphatic infiltration and hurt cells. A most probable diagnosis is, क्या रहेगा इसके अंदर डायग्नोसिस? देखो क्या क्या दे रखा है अपन को, थायराइड स्वेलिंग देख रखी है, ठीक है, क्या दे रखा है अपन को, थायराइड स्वेलिंग दे रखी है, और क्या है, जब इन्वेस्टिगेशन कराई तो टीएसएच लेवल अपन को एलिवेटेड देखने को मिला, टीएसएच ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, जब टीएसएच लेवल ज्यादा है, टीएसएच इंक्रीज है। पोस्ट ऑपरेटिव रिपोर्ट शोड लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन एंड हर्टल, मतलब इसमें क्या है, लिम्फोसाइट प्रेजेंट है, लिम्फोसाइट प्रेजेंट है, तो ये एक तरफ किस तरफ जा रहा है, ये ऑटो इम्यून की तरफ जा रहा है, ये ऑटो इम्यून की तरफ जा रहा है, ठीक है। टीएसएच लेवल इंक्रीज है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, स्वेलिंग है, ठीक है, स्वेलिंग है, मतलब इसमें क्या होगा, जब स्वेलिंग रहती है तब जो प्रोटीन कंटेंट होता है, ठीक है, वो प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाता है, और जो टीएसएच सॉरी थायराइड हार्मोन होता है, ठीक है ना, T3 एंड T4 वो कम हो जाते हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन रहती है स्वेलिंग की, जिसके अंदर क्या रहता है, प्रोटीन कंटेंट तो बढ़ जाता है लेकिन T3 एंड T4 कम हो जाता है, तब क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और ये हमेशा रिवर्स होता है, टीएसएच का लेवल और T3 T4 का लेवल लगभग अपन को कंडीशन में रिवर्स देखने को मिलता है। अगर टीएसएच ज्यादा होगा तो T3 T4 कम होंगे, अगर T3 T4 ज्यादा है तो वो नेगेटिव फीडबैक के द्वारा क्या करेंगे, इनिबिट कर देंगे, इनिबिशन के द्वारा टीएसएच को कम कर देंगे, ठीक है, और अगर T3 T4 का लेवल कम होगा तो कोई इनिबिशन नहीं रहेगा, टीएसएच का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे अपन को याद रख लेना है, टीएसएच का लेवल बढ़ा हुआ है मतलब T3 T4 अपन को कम मिल सकता है, क्योंकि अपन ने कैसे पता किया, क्योंकि स्वेलिंग प्रेजेंट है, ठीक है, स्वेलिंग प्रेजेंट है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है, इसके अंदर T3 T4 की कमी है, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म है, ठीक है, क्या है। अब आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है इसके अंदर जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म होता हो और वो ऑटो इम्यून हो, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। ग्रेव्स डिजीज के अंदर आप बता रहे हो ग्रेव्स होगा, ग्रेव्स के अंदर क्या होता है, ग्रेव्स के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, ठीक है, तो क्या रहेगा, देखिए ऑटो इम्यून चूज करना है अपन को और हाइपोथायरॉयडिज्म चूज करना है, वो बताइए क्या रहेगा इसके अंदर, आपको कौन सा ऑप्शन है वो देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल आयशा जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, इसमें क्या रहेगा, हैसीमाटोथायरोडाइटिस, क्या रहेगा, हैसीमाटोस थायरोइडाइटिस, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ऑटोइम्यून एंटीबॉडी बनती है, जिसके कारण क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हैसीमाटोस थायरोइडाइटिस इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, which is characterized by gradual thyroid failure secondary to the autoimmune destruction of the thyroid gland। क्या होता है, ऑटोइम्यून एंटीबॉडी बनती है, वो एंटीबॉडी क्या करती है, थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देती है, और इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण थायराइड फेलियर हो जाएगा, थायराइड के अंदर T3 T4 नहीं बन पाएंगे, जब T3 T4 नहीं बन पाएंगे तो जो नेगेटिव फीडबैक होता है टीएसएच फॉर्मेशन पे, वो नेगेटिव फीडबैक हट जाएगा और टीएसएच का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। अब टीएसएच लेवल क्यों बढ़ रहा है, वो चाह रहा है कि T3 T4 बढ़े, लेकिन यहाँ पे क्या हो रखा है, थायराइड का डिस्ट्रक्शन हो रखा है, तो T3 T4 नहीं बढ़ेंगे, तो ये कंडीशन होती है किसकी, हैसीमाटोस थायरोइडाइटिस की होती है, ठीक है। चलिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रेगुलर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा थायराइड हार्मोन का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नस सिम्टम्स आर रिलेटेड टू कोकेन पॉइजनिंग, कैनाबिस, ठीक है, एल्कोहल एंड ओपी, ऑर्गेनोफॉस्फेट मांग सकते हैं, ठीक है, कैनाबिस रिपीट हो गया है। चलिए बताएंगे मैग्नस सिम्टम आर रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है मैग्नस सिम्टम, ए इधर है कोकेन पॉइजनिंग, बी इधर का कैनाबिस, सी इधर का है कैनाबिस, डी इधर का है एल्कोहल, बताएंगे सभी क्या रहेगा इसका आंसर, सभी आंसर देंगे इसका, सभी आंसर देंगे इसका, क्या रहेगा आंसर, ठीक है। तो जो कोकेन पॉइजनिंग होती है उसमें अपन को मैग्नस सिम्टम देखने को मिलते हैं, अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो अपन देखते हैं। आंसर इसका क्या है, कोकेन पॉइजनिंग है, मैग्नल साइन और सिम्टम इज ए क्लिनिकल साइन इन विच पीपल विद कोकेन एडिक्शन एक्सपीरियंस पैरेस्थीसिया which feels like a
कॉन्स्टेंटली मूविंग फॉरेन बॉडीज, ठीक है, कोकीन बग कहते हैं, ठीक है, कोकीन बग की तरफ फील होगा इन्हें, such as fine sands or powder under the skin in which the most tactile hallucination। अब tactile hallucination क्या होता है? टैक्टाइल मतलब कुछ भी टच होने का सेंसेशन, ठीक है ना, टच होने का सेंसेशन को क्या कहते हैं? टैक्टाइल कहते हैं। और हेलुसिनेशन किसे कहते हैं? कि कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं है लेकिन फिर भी उसको क्या फील हो रहा है? उसको सेंसेशन फील हो रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे अपन? हेलुसिनेशन कहेंगे। और वो हेलुसिनेशन कैसा है? टैक्टाइल मतलब टच सेंसेशन का, ठीक है। उसको ऐसे लगेगा कि उसके अंदर कुछ फॉरेन बॉडी चल रही है, लिम्स वगैरह के अंदर, ठीक है ना, उसके अंदर जैसे अपन कहते हैं ना इंसेक्ट्स की तरह, ठीक है, इंसेक्ट्स की तरह उसके स्किन पे कुछ चल रहा है, ठीक है, तो उसको ऐसा लगेगा। अंडर द स्किन क्या है? कोई पाउडर या सैंड चल रहा है, ठीक है, तो उसको कोकेन बग्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये किसका पिक्चर होता है? कोकेन पॉइजनिंग का होता है। और ये जो साइन होता है टैक्टाइल हेलुसिनेशन का, इसको क्या कहते हैं? मैग्नल साइन कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं? मैग्नल साइन कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये कोकेन के रेस्पेक्ट में आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखो, साइन सिम्टम लगभग इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा होगा एक्सप्लेनेशन के अंदर, लेकिन मेनली ये क्या है? सिम्टम्स है, ठीक है, क्योंकि अपन को पेशेंट बताएगा वो होते हैं सिम्टम्स, साइन वो होते हैं जो अपन खुद ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अगर अपन को उसके बिहेवियर को देख के लगे कि हाँ इसको टैक्टाइल हेलुसिनेशन है, तब तो इससे अपन साइन बोलेंगे। और सिम्टम कब बोलेंगे? जब पेशेंट खुद अपन को बताएगा, ठीक है ना। चलिए, A patient complains about nausea, vomiting, and stomach cramps after attending a social gathering party. Which causative organism is likely responsible for food poisoning within 3 hours? ठीक है। चलिए, फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपको एक लैंग्वेज बना के आपके सामने रखी गई है फूड पॉइजनिंग की। इसमें बताया गया है कि कोई उसने पार्टी अटेंड की है, ठीक है, और पार्टी में क्या है? कोई ऐसा कॉमन फूड सबने खाया है और उसके कारण उनको क्या हुआ है? फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो ऐसी फूड पॉइजनिंग के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब ये क्या है? फूड पॉइजनिंग 3 घंटे के अंदर अंदर स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना, उसने इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो इसके ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इतनी जल्दी इफेक्ट आ गया है, इसका मतलब कोई ना कोई टॉक्सिन है उसके अंदर, ठीक है ना, वो टॉक्सिन के कारण हो रही है, ठीक है। कम का टाइम ड्यूरेशन है और ये अपन को क्या इंडिकेट कर रहा है कि टॉक्सिन के कारण क्या हो रही है? फूड पॉइजनिंग हो रही है। अब एक तो ऑप्शन अपन को एक हिंट मिल गया टॉक्सिन का, दूसरा मिल गया अपन को कि ये क्या है? पार्टी से रिलेटेड है, ठीक है। कोई भी पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वो मेनली क्या आंसर जाता है उसके अंदर क्या आंसर जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है पार्टी से रिलेटेड फूड पॉइजनिंग का क्वेश्चन आए तो उसका सबसे फेवरेट आंसर क्या रहेगा? स्टेफ ऑरिस रहेगा, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ऑरिस रहेगा, ठीक है ना। इसके अंदर याद रख लेना है, स्टेफाइलोकोकस ऑरिस होता है वो क्या बनाता है? टॉक्सिन बनवाता है, ठीक है। और टॉक्सिन वो किस पे रहेंगे? वो फूड पे रहेंगे, जैसे केक हो सकता है, पेस्ट्री हो सकती है, ठीक है। तो वहां से क्या होगा? वो टॉक्सिन सभी उसको लेंगे तो सभी के अंदर चला जाएगा, ठीक है, और फूड पॉइजनिंग करवाएगा, ठीक है। तो इसकी जो होती है वो लगभग 6 टू अपन मान सकते हैं 6 to 24 आवर्स का रहता है और माइल्ड कंडीशन रहती है, सीवियर कंडीशन नहीं रहती है स्टेप और इसकी कंडीशन में, ठीक है। तो जो अपने ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ए पेशेंट कंप्लेंस ऑफ नोजिया, वॉमिटिंग एंड स्टमक क्रैम्प्स आफ्टर अटेंडिंग सोशल गैदरिंग पार्टी विच पॉजिटिव लाइकली रिस्पांस फॉर फूड पॉइजनिंग, ठीक है, विद इन 3 आवर्स। तो ये कुछ लाइनें हैं, नोजिया वॉमिटिंग ये सिम्टम हो गए और टाइम ड्यूरेशन क्या है? विद इन 3 आवर्स। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई ना कोई टॉक्सिन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो उसका सबसे बेस्ट आंसर क्या रहेगा? स्टेफ ऑरियस रहेगा, ठीक है। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। स्टेफ फूड पॉइजनिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय सडन स्टार्ट ऑफ नोजिया, वॉमिटिंग एंड स्टमक पेन। सडन मतलब बहुत ही कम टाइम ले रहा है, ठीक है ना, फूड कंज्यूम करने के जस्ट बाद मान सकते हैं अपन 1 से 3 घंटे के अंदर। तो सडन स्टार्ट ऑफ नोजिया, वॉमिटिंग एंड स्टमक क्रैम्प्स। Most people have diarrhea. Symptom usually develops within 30 minutes to 6 hours after eating or drink an item containing staph toxin. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको टॉक्सिन देखने को मिल गया। एंड लास्ट फॉर नो लॉन्गर देन 1 day, तो वो लगभग कितना रहता है? 24 आवर्स तक रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है? सिवियर इलनेस देखने को नहीं मिलती है। द इलनेस कैन नॉट बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, क्योंकि ये क्या है? टॉक्सिन है, बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। तो टॉक्सिन जिसमें गया है उसी को डिजीज करवाएगा, ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ऑर्गेनिज्म होता है तो वो मल्टीप्लाई करके दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टॉक्सिन है, तो टॉक्सिन के कारण एक आदमी से दूसरे आदमी में इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है?
कॉमन सोर्स का है, ठीक है ना। एक कॉमन सोर्स के कारण क्या हो रहा है, सभी को इन्फेक्शन पहुंच रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेयर विल यू पुट केमिकल लिक्विड बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट मैंने अच्छे से आपको पढ़ा रखा है, इसका आंसर देंगे आप सभी, क्या रहेगा इसका आंसर। देखिए क्या दे रखा है, केमिकल लिक्विड दे रखा है। केमिकल लिक्विड का मैंने 8 कैटेगरी बताई थी, ए से लेके एच, उसमें से एक कैटेगरी में अपन क्या कर रहे थे, येलो के अंदर ए से लेके एच कैटेगरी थी, उसमें केमिकल की भी कैटेगरी थी, ठीक है ना। तो इसके अंदर आंसर क्या आ जाएगा, केमिकल वेस्ट जो भी होगा उसको किस में डालेंगे, येलो के अंदर डालेंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन नहीं करना है, ठीक है। जो बायोमेडिकल वेस्ट का जो वीडियो है वो आप इस देख लेना एक बार, इसमें अगर आपको कंफ्यूजन है तो गलत नहीं करना है, ठीक है ना। क्या आंसर रहेगा इसके अंदर, येलो आंसर रहेगा। वेयर विल यू पुट केमिकल लिक्विड बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है, क्या रहेगा, येलो रहेगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, येलो में क्या है, केमिकल वेस्ट इज कैरेक्टराइज इनटू द येलो कैटेगरी, द हैजार्डियस केमिकल एंड साइटोटॉक्सिक वेस्ट इज ए येलो कैटेगरी विथ ए स्पेशल साइन ऑफ साइटोटॉक्सिक वेस्ट, ठीक है। कोई भी साइटोटॉक्सिक ड्रग है या केमिकल है तो उसको कहाँ डालेंगे, साइटोटॉक्सिक कैटेगरी में डालेंगे, और उसके लिए क्या है, एक लेवल होता है साइटोटॉक्सिक का, ठीक है। अनदर लिक्विड वेस्ट एंड बॉडी सेक्रेशन इज कैरेक्टराइज इनटू द येलो कैटेगरी, तो वो भी अपन ने बायोमेडिकल वेस्ट में अच्छे से डिस्कस कर दिया है, ठीक है। और वो कौन सी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, जो 2016 के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट की गाइडलाइन आई थी उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, रिसेंट इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक वाज ड्यू टू H1N1, H5N1, H7N7 एंड H3N2। याद कीजिए पिछले 9-10 सालों के अंदर, ठीक है, या 10-15 सालों के अंदर एक इन्फ्लुएंजा की पेंडेमिक आई थी, ठीक है। मैं काफी अच्छा हिंट दे रहा हूं, आप बिल्कुल सही आंसर दोगे, आप सभी मुझे पता है। पिछले 10-15 साल के अंदर एक इन्फ्लुएंजा की पेंडेमिक आई थी, वो कौन सी वेरिएंट के कारण आई थी, ठीक है। इन्फ्लुएंजा के कौन से टाइप के कारण आई थी। ए दे रखा है H1N1, बी दे रखा है H5N1, सी दे रखा है H7N7 एंड डी दे रखा है H3N2, ठीक है। चलिए तो वेरी गुड, ऐसा जो बता रहे हैं क्या रहेगा इसके अंदर, H1N1 रहेगा। और उस डिजीज का नाम क्या था, उस इलनेस का नाम क्या था, उसका नाम क्या था, H1N1 के कारण क्या होता है, बताएंगे। H1N1 के कारण क्या होता है, स्वाइन फ्लू, ठीक है ना। स्वाइन फ्लू होता है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या रहेगा, रिसेंट इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक वाज ड्यू टू H1N1 इन्फेक्शन, ठीक है। चलिए तो H1N1 क्या है, स्वाइन फ्लू है, कॉज मेजर फ्लू पेंडेमिक, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक 1918 में आई थी और एक 2009 के अंदर आई थी, ठीक है। चलिए H5N1 की बात करें, ये क्या होता है, एवियन इन्फ्लुएंजा होता है, और इसके अंदर क्या विशेषता होती है इसकी, ये इसमें स्पोरेडिक आउटब्रेक होता है, और इसके कारण क्या होती है, एपिडेमिक्स हो जाती है, और ये किसके साथ एसोसिएट रहती है, इसके अंदर मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है, हाई मोर्टेलिटी के साथ एसोसिएट रहती है, ठीक है। ये H1N1 के रिस्पेक्ट में आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मिशन इंद्रधनुष किसके लिए है। मिशन इंद्रधनुष इज फॉर, ए दरका है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, बी दरका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के लिए, सी दरका फैमिली प्लानिंग के लिए, डी दरका सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। बताइए क्या रहेगा, सभी आंसर देंगे इसका। चलिए गुड, क्या रहेगा इसके अंदर आंसर, बी रहेगा इसका आंसर, क्या, इम्यूनाइजेशन, ठीक है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के लिए मिशन इंद्रधनुष को स्टार्ट किया गया है, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन क्या है। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज लॉन्च मिशन इंद्रधनुष depicting 7 colors of the rainbow in December 14 to fully immunize more than 89 lakh children who are either unvaccinated or partially vaccinated. Those that have not been covered during the round of the routine immunization for various reasons. ठीक है, they will be fully immunized against 7 life-threatening vaccine preventable disease. ये जो पैराग्राफ है ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज कौन कौन सी है जिसके अगेंस्ट अपन वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, किसमें, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन या मिशन इंद्रधनुष के अंदर, वो आपको ये याद रख लेना है। कौन कौन सी है, डिप्थीरिया है, वोपिंग कफ है,
टेटनस है, पोलियो है, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स एंड हेपेटाइटिस बी। ठीक है, इन सब के बारे में आपको याद कर लेना है। ये क्या है? वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है, इनको वैक्सीन लगा के अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A young man met with a motorbike accident and had injury to ilium and jejunum. Therefore, the entire ilium and partial jejunum was resected. Which of the following would be patient suffer from? ठीक है, इसमें क्या किया है? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। ठीक है, इसकी बड़ी साइज से डरना नहीं है, इसको आसानी से समझना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पूछा गया है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या है? मोटर बाइक एक्सीडेंट वगैरह एक फर्जी कहानी है, कुछ नहीं है। इसके अंदर क्या किया है? इलियम एंड जेजिनम को रिमूव कर दिया है। ठीक है, अपन ने क्या किया है? स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 पार्ट को रिमूव कर दिया है, क्योंकि वो एक्सीडेंट में सीवियरली इंजर्ड हो गई थी। ठीक है, इलियम एंड जेजिनम। तो उन दोनों के हटाने के कारण पेशेंट को किससे सफर करना पड़ेगा? ए दे रखा है विटामिन B12 डेफिशिएंसी, बी दे रखा है एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस, सी दे रखा है कॉन्स्टिपेशन एंड डी दे रखा है नन। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसके अंदर, क्या रहेगा आंसर इसका? क्या हो सकता है? वेरी गुड, क्या रहेगा? विटामिन B12 डेफिशिएंसी इसका आंसर रहेगा। ठीक है ना। क्यों रहेगा? चलिए, क्यों रहेगा विटामिन B12 डेफिशिएंसी? चलिए देखिए, इंट्रिंसिक फैक्टर इसमें नॉर्मल रहेगा। ठीक है, विटामिन B12 के रिस्पेक्ट में बात करें, इसमें क्या होता है? सबसे पहले फूड के अंदर क्या होता है? विटामिन B12 होता है। ठीक है, वो फूड कहाँ आता है? स्टोमक के अंदर आता है। स्टोमक के अंदर क्या होता है? एसिडिक पीएच होती है। उस एसिडिक पीएच के कारण इस फूड से सेपरेट हो जाता है B12 और अपनी सलाइवरी ग्लैंड से एक फैक्टर रिलीज होता है, जिसको क्या कहते हैं? आर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, वो आर फैक्टर B12 के साथ बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो क्या बनता है? B12 और आर फैक्टर का कॉम्प्लेक्स बनता है। वो कॉम्प्लेक्स इस एसिडिक पीएच से पास होते होते कहां जाता है? ड्यूडेनम के अंदर जाता है। ठीक है, और वहां से आती है अपनी पैनक्रियाज की एंजाइम। पैनक्रियाज की एंजाइम आएगी और इसको डिस्ट्रॉय करेगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? B12 अलग और आर फैक्टर अलग हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों अलग हो गए, मतलब B12 फ्री हो गया है। अब जब स्टोमक के अंदर B12 था तो वहां पे एक इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन हुआ। अब B12 का एक दूसरा नाम भी है, वो भी याद रख लेना है, उसको कहते हैं एक्सटेंसिव फैक्टर कहते हैं। ठीक है, B12 का एक नाम होता है एक्सटेंसिव फैक्टर, वो भी साथ साथ में याद रख लेंगे। अब यहां से क्या होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर जो स्टोमक में रिलीज हुआ था, वो आके ड्यूडेनम में आके क्या होगा? यहाँ पे B12 के साथ बाइंड हो जाएगा। तो क्या बनेगा? B12 प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर का कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स यहाँ से ड्यूडेनम से होते हुए जेजिनम में जाएगा, जेजिनम से होते हुए टर्मिनल इलियम के अंदर जाएगा। ठीक है, और टर्मिनल इलियम के अंदर क्या होता है? इसका कुम्युलिन रिसेप्टर होता है। उस कुम्युलिन रिसेप्टर के द्वारा क्या होगा? इंट्रिंसिक फैक्टर वहां पे जाके अलग हो जाएगा और B12 अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो B12 का इस तरीके से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो कुम्युलिन रिसेप्टर वाली जो साइट है वो कहाँ पे है? इलियम पे है, और इलियम को अपन ने क्या कर दिया है? रिसेक्ट कर दिया है, इलियम और जेजिनम दोनों को। जब इन दोनों का रिसेक्शन कर दिया गया है तो उस कंडीशन में ये अपन जो एब्जॉर्प्शन वाली साइट है उसको अपन रिमूव कर चुके हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर इसमें प्रेजेंट है, इंट्रिंसिक फैक्टर का डाइजेशन भी हो रहा है, लेकिन सॉरी, इंट्रिंसिक फैक्टर का बाइंडिंग भी हो रही है B12 के साथ में, लेकिन इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर दिया है अपन ने? इलियम को रिसेक्ट कर दिया है, और इलियम क्या होती है? B12 की एब्जॉर्प्शन साइट होती है। ठीक है ना। चलिए, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर ए रहेगा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका, क्या हो जाएगा इसके अंदर? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। द इलियम इज द ओनली साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। क्या होती है? ओनली साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 एंड बाइल साल्ट। ये भी याद रख लेना है, बाइल साल्ट का क्या होता है? लीवर, लीवर अपन पढ़ते हैं। ठीक है, ये लीवर है, या क्या है? गल ब्लेडर है, ये क्या है? लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, बाइल डक्ट है। ठीक है, ये कॉमन बाइल डक्ट है अपनी, ये सिस्टिक डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट है। ये कहाँ जाएगी? ये पैनक्रियास के अंदर जाते हुए ड्यूडेनम में आएगी। ठीक है, और ड्यूडेनम में यहाँ पे क्या करेगी? बाइल को सिक्रेट करवाएगी। ठीक है, और ये बाइल क्या करेगा? फैट को बेस प्रोवाइड करेगा और फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा।
और उसके बाद में वापस एब्जॉर्प्शन भी होना होता है बाइल साल्ट्स का, ठीक है। और वो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, वो भी इलियम के अंदर होता है। जब इलियम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो ये बाइल का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी साथ साथ में याद रख लेना है। बाइल साल्ट आर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो आपको याद रख लेना है इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसप्लांटेशन बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस, ये भी मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूं आपको। आइडेंटिकल ट्विंस के बीच क्या हो रहा है, ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, ए इधर का आइसोग्राफ्ट, बी इधर का एलोग्राफ्ट, सी इधर का ऑटोग्राफ्ट एंड इधर का जीनोग्राफ्ट, ठीक है। बताइए क्या रहेगा सो इसका। देखिए आइडेंटिकल ट्विंस के बीच पूछा है, ठीक है। ऑटोग्राफ्ट कब बोलेंगे, जब सेम पर्सन का उसी पे क्या हो रही है, ग्राफ्टिंग हो रही है, ठीक है। आइसोग्राफ्ट कब बोलेंगे, आइसो कब बोलेंगे, आइसो कब बोलेंगे, जब दो ट्विंस के बीच हो रहा है, ठीक है ना। जब दो ट्विंस के बीच हो रहा है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बीच हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आइसोग्राफ्ट बोलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, एलो किसको बोलेंगे, एलो मतलब एक स्पीसीज के बीच में, और जीनो किसको बोलेंगे, अलग अलग स्पीसीज के बीच में। याद रख लेना, इसको भूलना नहीं, ठीक है। क्या रहेगा इसका आंसर, इसका आंसर रहेगा, किसका पूछा है, आइडेंटिकल ट्विंस का पूछा है, तो इसमें आइसोग्राफ का आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, ग्राफ्ट क्या है, ग्राफ्ट इट इज द ट्रांसफर ऑफ टिश्यू फ्रॉम वन एरिया टू अनदर विदाउट इट्स ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई, ठीक है। तो ये ग्राफ्ट होता है। ऑटोग्राफ्ट क्या होता है, ऑटोग्राफ्टिंग इट इज टिश्यू ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर ऑन द सेम पेशेंट, ठीक है। तो सेम पेशेंट पे ऑटो। आइसोग्राफ्ट इज द टिश्यू ट्रांसफर बिटवीन द टू जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल, ठीक है। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल, ठीक है, जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, आइसोग्राफ्ट कहेंगे। एलोग्राफ्ट किसे कहेंगे, इट इज टिश्यू ट्रांसफर बिटवीन द टू जेनेटिकली डिफरेंट मेंबर्स, ठीक है। जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है, वो इसका एग्जांपल है, ह्यूमन टू ह्यूमन में होता है, और इसको होमोग्राफ्ट नाम से भी जानते हैं। जीनोग्राफ्ट क्या होता है, जीनोग्राफ्ट इट इज टिश्यू ट्रांसफर फ्रॉम वन डोनर टू वन स्पीसीज टू ए रेसिपिएंट ऑफ अनदर स्पीसीज, ठीक है। अलग अलग स्पीसीज के बीच में जो हो रहा है उसको अपन क्या कहते हैं, जीनोग्राफ्ट या हेट्रोग्राफ्ट कहते हैं, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है अपनी आज की क्लास का। ए 2 ईयर बेबी विथ 6.7 kg वेट है इसका, हीमोग्लोबिन है 6 मिलीग्राम, टोटल प्रोटीन है 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, लो एल्ब्यूमिन है, मतलब प्रोटीन कंटेंट बॉडी के अंदर कम है, विथ डिस्टेंडेड स्टमक बट नो प्रोटीन यूरिया। तो इसमें डिस्टेंडेड स्टमक किसको दर्शा रहा है, इडिमा को दर्शा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, किसको प्रेजेंट कर रहा है, इडिमा को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए तो इडिमा है, बॉडी वेट कम है, मतलब क्या है, ये माल नरिश्ड है। हीमोग्लोबिन कम है, मतलब इसमें न्यूट्रिशन कम है, ठीक है। एल्ब्यूमिन कम है, मतलब प्रोटीन कंटेंट बॉडी के अंदर कम है। इडिमा प्रेजेंट है। ये सारी चीजें किसको इंडिकेट कर रही है, बताएंगे मुझे क्या आंसर रहेगा इसका। चलिए आयशा जी वेरी गुड, क्या बता रहे हो आप, क्वासी और इसका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए क्या आंसर रहेगा इसका, क्वासी और का आंसर रहेगा, क्योंकि इसके सारे सिम्टम आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वासी और क्या होता है। आंसर इसका क्या है, क्वासी ओकर है। क्वासी ओकर इज ए फॉर्म ऑफ सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, सेम, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय एडिमा एंड एपैथी। Edema is most likely to appear first on the feet and then in the lower legs, ठीक है। It can develop into generalized edema affecting the hand, arm and face। इसमें क्या देखने को मिलता है, मून फेस देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए स्किन चेंजेस इंक्लूड डीपिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, डर्मेटोस, डार्क क्रैक्ड पीलिंग पैचेस, जिसे कहते हैं फ्लैंकी पैंट डर्मेटोसिस, विथ पेल स्किन अंडरनेथ दैट इज इजीली इन्फेक्टेड, ठीक है। हेयर इज स्पैर्स इजीली पुल्ड आउट एंड मे टर्न रेडिश, लाल कलर के हो सकते हैं, ठीक है। फ्लैग साइन क्या होता है, फ्लैग साइन होता है अल्टरनेट बैंड ऑफ हाइपोपिगमेंटेड एंड नॉर्मल पिगमेंटेड एरिया ऑफ द हेयर स्ट्रैंड, ठीक है। द लिवर इज ऑफ्टन इनलार्ज विथ फैट, फैटी लिवर हो जाएगा, ठीक है। द चिल्ड्रन आर measurable and apathic with often refuse to eat. Muscle wasting and growth failure are seen.
ठीक है। वायरलेस एपैथी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डायरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे अपन किसके बारे में, क्वासी ऑर्किड के बारे में जब मैंने पढ़ाया तब आपको अच्छे से समझाया था। वीडियो को जाकर के वापस रिवाइज कीजिएगा और अच्छे से अपना जो टॉपिक है वो तैयार कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ आज की जो अपनी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास थी वो अपन यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा। जो समझ ना आए वो पहले जो वीडियो बता रखे हैं उसके अंदर जाकर के देख के वापस अच्छे से तैयार कर लेना है टॉपिक को। ठीक है ना, चलिए।